चंद लम्हा बाद जान कार्लोस ने कराहते हुए आंखें खोल दी। उसके साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदे होने की वजह से वो अपने इस इरादे में कामयाब ना हो सका। हेलो मिस्टर जान कार्लोस, मुझे तुमसे इस कदर हमाकत की तवक्का नहीं थी। इमरान ने अपने असल लहजे में जान कार्लोस से मुहातिब होकर कहा। ओ तो तुम इमरान, क्या मतलब ये सब कैसे हो गया? तुम तो बेहोश भी थे और तुम्हें मेरे सामने बेहिस हरकत करने के इंजेक्शन भी लगाए गए थे, फिर तुम कैसे ठीक हो गए? जान कार्लोस ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अस्काम एजेंसी के फाल और तरबियत याफ्ता ब्लैक स्क्वाड के चीफ से इस कदर हमाकत की तवक्का नहीं की जा सकती थी। बेहोशी के दौरान अगर मफलूज करने वाले इंजेक्शन लगाए जाएं तो इंजेक्शन के असरात महदूद हो जाते हैं, उसके साथ ही आदमी होश में भी जल्द आ जाता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ ओ वेरी बैड, रियली वेरी बैड, मुझे इस बात का तसव्वुर भी न था। जान कार्लोस ने इंतहाई अफसोस भरे लहजे में कहा। अब तुम ये बता दो कि तुमने हमारे दोबारा पकड़े जाने पर और फार्मूला वापस मिल जाने के बावजूद फितरी तौर पर हमारा हाथमा करने की बजाय इस कदर तवील कार्रवाई क्यों की कि बेहोश और बेहिस हरकत करके हमें जहां इस पॉइंट पर शिफ्ट किया गया? क्या इसकी कोई खास वजह थी? इमरान ने कहा तो जान कार्लोस ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। इससे मेरी हमाकत कहो या कुछ और, तुमने और तुम्हारे साथियों ने मेरे और क्रिस्टाइन ग्रुप के तमाम अफराद को हलाक कर दिया। इत्तफाक से वहाँ एक आदमी जिंदा बच गया। वो दरख्तों के झुंड में छुपा हुआ था जो मुझसे ट्रांसमीटर पर राब्ते में था। उसने जब तुम सबको जिंदा सलामत देखा तो उसने मिसाइल गन से तुम्हारी तरफ मिसाइल फायर कर दिए। ये मिसाइल 88 मिसाइल थे जिनमें धमाका हेज मवाद ना था। उनसे बड़े इलाके में बेहोशी की गैस फैलाई जाती थी जिससे ज़मीन पर रेंगने वाली एक मामूली चूंटी भी बेहोश हो सकती है। उसने तुम सबको बेहोश किया, फिर मुझे बताया तो मेरे आदमी तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ ले आए। मैं चाहता तो वाकई तुम सबको उसी जगह हलाक करा सकता था, लेकिन बहरहाल मेरे जहन में था कि मैं तुम्हें होश में लाकर तुमसे मजाकरात करूँ और अगर तुम अपने साथियों समेत वापस जाने पर रजामंद हो जाओ तो मैं खुफिया तौर पर तुम्हें एक्रीमिया से बाहर भिजवा दूँ। जान कार्लोस ने जवाब देते हुए कहा। इस कदर मेहरबानी की कोई खास वजह? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं क्या जवाब दूं? तुमसे मेरा नफ्सियाती खौफ भी कह सकते हो। मुझे ब्लैक स्क्वाड का सरबराह बनाया गया। मैं चाहता था कि मैं हमेशा इस ओहदे पर बरकरार रहूं। तुम और तुम्हारे साथी मरने के बाद भी हैरत अंगेज तौर पर जिंदा हो जाते हो और इसलिए तुम्हारी जहां मौजूदगी मेरे लिए किसी भी वक्त खतरा पैदा कर सकती थी। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक करने से बेहतर यही था कि तुम्हें यही समझाया जाए और यहाँ से वापस भेज दिया जाए। और फार्मूला वाकई मुझे तुम्हारी तलाश से मिल गया जो मैंने चीफ को वापस भेज दिया। जान कार्लोस ने कहा। हालांकि तुम आसानी से हमें हला करके अस्काम एजेंसी में उससे भी बड़ा ओहदा हासिल कर सकते थे। इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन मैं बहरहाल तुम्हें हलाक करने से पहले तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता था। जान कार्लोस ने जवाब दिया। ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारे साथ ऐसे हालात हजारों नहीं तो सैकड़ों बार पेश आ चुके हैं। इसलिए मुझे मालूम है कि तुमने ये सारी कार्रवाई इसलिए की कि तुम हमें जिंदा पकड़कर अस्काम एजेंसी के चीफ बॉस के सामने पेश कर सको। लेकिन अब तुम्हारी इस तरह आमद बता रही है कि तुम हमें अपने हाथों से हलाक करने आए थे। यकीनन तुमसे चीफ बॉस को रिपोर्ट दी होगी और उसने तुम्हें सख्ती से हुक्म दिया होगा कि एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हमें हलाक कर दिया जाए। क्यों, यही सच है ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी बात का यकीन करो कि मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं दी। मैं पहले तुमसे मुज़ाकरात करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया था, वरना तुम्हें हेडक्वार्टर भी शिफ्ट करा सकता था जहाँ शायद तुम इस अंदाज में कार्रवाई भी ना कर सकते। जान कार्लोस ने कहा। फिर उससे पहले कि इमरान कुछ कहता सफदर अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? इमरान ने सफदर की ओर देखते हुए कहा। ये कॉलोनी है जहाँ से करीब एक कोठी खाली है, उस पर बुराए फरोख्त की प्लेट नस्ब है। मैंने उसके अंदर दाखिल होकर उसका उकबी दरवाज़ा खोल दिया है। सफदर ने कहा तो इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और उसके साथ ही कमरा जान कार्लोस के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। इमरान की मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से उसकी कनपट्टी पर पड़ा और दूसरे लम्हे उसका जिस्म ढीला पड़ गया और गर्दन ढलक गई। लेकिन इमरान ने आगे बढ़कर उसके सीने पर हाथ रख दिया। वो पूरी तरह तसल्ली कर लेना चाहता था कि जान कार्लोस वाकई बेहोश हुआ है या नहीं, और अगर बेहोश हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या है। उसे खोलकर और उठाकर कार में डाल दो, उसे हम साथ ले जाएंगे। इमरान ने पीछे हटते हुए कहा। तो सफदर और तनवीर आगे बढ़े और उन्होंने रस्सी खोली और फिर तनवीर ने जान कार्लोस को उठाकर कांधे पर डाल लिया। सफदर, तुम उसे कार में डालकर सब साथियों समेत उस कोठी में पहुंचो, फिर तनवीर कार लेकर वापस आ जाएगा। कार हम यहीं छोड़ देंगे और फिर मैं तनवीर के साथ पैदल इस कोठी में पहुंच जाऊंगा। इमरान ने कहा। और तो उन दोनों ने इस बात में सर हिलाए और बेहोश जान कार्लोस को उठाए कमरे से बाहर निकल गए। अब इस मिशन को खत्म हो जाना चाहिए इमरान, जूलिया ने कहा। क्यों, क्या हुआ? क्या पाकिस्तान याद आने लग गया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बात नहीं, बल्कि मुझे महसूस हो रहा है कि जितना वक्त गुजरेगा हम मजीद उलझनों में फंसते चले जाएंगे और टारगेट उतना ही दूर होता चला जाएगा। पहले ही इस कदर तवील वक्त लग गया है, जूलिया ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी हमारी पोजीशन ऐसी नहीं कि हम फौरी तौर पर मिशन मुकम्मल कर सकें। हमें खसूसी असला और हिफाजती इंतजाम आफ करने के लिए खसूसी मशीनरी की ज़रूरत है, फिर रिहाइश गाह, कारें वगैरह भी चाहिए।
इसलिए फिलहाल मेरा इरादा है कि जान कार्लोस की जगह सफदर को देकर ब्लैक स्वाड के हेडक्वार्टर भिजवा दिया जाए, फिर सफदर जान कार्लोस के रूप में असकाम हेडक्वार्टर का दौरा करे। इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो उस कोठी में शिफ्ट हो चुके थे जो सफदर ने तलाश की थी। वहाँ जान कार्लोस को एक बार फिर कुर्सी पर रस्सी से बांध दिया गया, जबकि इमरान, जूलिया और सालिया के साथ साथ सिर्फ सफदर उनके साथ अंदर रहा। बाकी साहब बाहर निगरानी कर रहे थे। इमरान ने सफदर को इसलिए रोक लिया कि सफदर जान कार्लोस का लहजा और उसका अंदाज बहू भी समझ ले, लेकिन फिर उससे पहले कि इमरान जान कार्लोस को होश मिलाकर उससे पूछ करता, अचानक बाहर से तनवीर तेज से कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इंतहाई परेशानी के तासुरात थे। कोठी को चारों तरफ से बेशुमार मुसल्ले अफराद ने घेर लिया है। वो किसी भी वक्त कोठी को मिसाइलों से उड़ा सकते हैं। वो जीपों पर आए हैं। तनवीर ने कहा, ओह वेरी बैड, ये यहाँ कैसे पहुँच गए? साइड की कोठी में चलो, जल्दी करो। इमरान ने बिजली की सी तेजी से बेहोश जान कार्लोस की ओर बढ़ते हुए कहा। दूसरे लम्हे उसके हाथ उसके सर और कंधे पर नजर आया। उसके साथ ही हल्की सी कटाक की आवाज़ सुनाई दी और जान कार्लोस के जिस्म ने बेहोशी के दौरान ही एक झटका खाया, फिर वो खत्म हो गया। आओ, इमरान ने मुड़ते हुए कहा और चंद लम्हों बाद वो साइड कोठी की छोटी दीवार पर इस अंदाज में चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए कि बाहर से किसी को नजर न आए। अब ये उनकी खुशकिस्मती थी या हुस्न इत्तफाक की साइड की कोठी में सिर्फ एक चौकीदार मौजूद था, जो गेट के साथ एक छोटी सी कमरे में बैठा शराब नोशी में मसरूफ था। और जिस वक्त इमरान और उसके साथी अंदर कूदे, इस कमरे में पहुंचे तो गार्ड सामने रखी मेज पर सरौंदे बैठा हुआ था। चौकीदार के हाथ में इंतहाई सस्ती सी शराब की बोतल थी जो तकरीबन खाली हो चुकी थी। कमरे में उनके दाखिल होने की आहट सुनकर उसने आहिस्ता से सर उठाया, लेकिन उसके होशो हवास पूरी तरह बहाल ना थे। इसलिए सफदर ने चंद लम्हों में वही कार्रवाई चौकीदार के साथ कर दी जो इमरान ने जान कार्लोस के साथ की थी, और फिर वो इस कोठी की दूसरी साइड पर मौजूद सड़क की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उधर भी हर तरफ मुसल्ले अफराद दोनों साइडों में जीपों में मौजूद हैं। तनवीर ने कहा तो इमरान और उसके साथियों के होंठ बे एहतियात बीच गए। अब वो वाकई फंस गए थे। उनके पास सिर्फ 2 मशीन गन्नें थी जो उन्होंने इस पॉइंट से हासिल की थी जहां उन्हें रखा गया था। जीपें कितनी हैं? इमरान ने पूछा। 2 जीपें हैं, एक सड़क की साइड पर और दूसरी मुखालिफ साइड पर। मैंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा है। तनवीर ने कहा। ओहो, अब हमने ये जीपें हासिल करनी है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ये काम सालिया और जूलिया ने करना है क्योंकि दोनों मुकामी मेकअप में हैं, इमरान ने कहा। लेकिन उन जीपों में तो बहुत से आदमी होंगे, क्या हम फायर खोल दें? जूलिया ने कहा। हाँ, इसके सिवा और कोई चारा नहीं, लेकिन ये सारी कार्रवाई इस कदर तेजी से करनी है कि जब तक दूसरी साइड और सामने से जीपें पहुंचे हम लोगों ने यहाँ से निकलना है, और अगर दूसरी जीपें हमारा पीछा करें तो हमने गन्नों की मदद से उनसे भी पीछा छुड़ाना है, इमरान ने कहा। मैं जूलिया के साथ जा रहा हूँ, जीप में ड्राइव करूंगा, तनवीर ने कहा। लेकिन फिर उससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, अचानक साएं साएं की तेज आवाज़ों के साथ ही उनकी इस कोठी पर मिसाइल फायर होना शुरू हो गए जहाँ वो पहले मौजूद थे। और फिर इंतहाई खौफनाक धमाकों के साथ ही हर तरफ धुआं सा छा गया। चलो जल्दी निकल चलो यहाँ से, ये यहाँ से निकलने का बेहतरीन मौका है। यहाँ से निकलकर अलग अलग माउंट क्रॉस गार्डन पहुंचो, निकलो, इमरान ने कहा और तेजी से दरवाजा खोलकर दूसरी सड़क पर आ गया। मिसाइल अभी तक फायर किए जा रहे थे और इंतहाई खौफनाक धमाकों से पूरा इलाका मुसलसल गूंज रहा था। हर तरफ मिट्टी और धुआं फैल गया। इमरान बाहर निकलते ही तेजी से सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ दीवार के साथ लगकर सड़क की तरफ बढ़ता चला गया। अब उस सड़क पर कोई जीप वगैरह मौजूद ना थी, वो भी शायद फायरिंग के लिए उकबी और फ्रंट साइड पर चली गई थी। धुआं अब इस कदर गाढ़ा हो गया कि 2 फुट से भी आदमी नजर न आ रहा था। इमरान के लिए ये बेहतरीन मौका था, इसलिए वो सड़क पर पहुंचकर बजाय उस तरफ जिधर फायरिंग की जा रही थी मुखालिफ सिंध में दीवार के साथ चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो दरमियानी सड़कों से होता हुआ काफ़ी फासले पर पहुंच गया। ये देखकर इमरान हैरान रह गया कि वहाँ मौजूद मुसल्ले अफराद पुलिस वाले थे। शायद असकाम एजेंसी की चीफ ने इस बार इलाका पुलिस का सहारा लिया था, या फिर ये काम क्रिस्टाइन भी कर सकती थी। उसने अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने की बजाय पुलिस को यहाँ भेज दिया जो हर किस्म के असलहा से लेस थे, और उनका मकसद जाहिर है इस इमारत को तबाह करना था जिसमें वो सब मौजूद थे। वहाँ हर तरफ पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे थे और पुलिस की गाड़ियाँ हर जानिब दौड़ती हुई नजर आ रही थी। लोग कोठियों से निकलकर इस अंदाज में इधर उधर भाग रहे थे जैसे किसी दुश्मन ने मुल्क पर हमला कर दिया हो। अजीब सी अफरा तफरी का आलम था। गो मिसाइल फायरिंग और धमाके अब रुक गए थे, लेकिन धुआं और अफरा तफरी इसी तरह नजर आ रही थी। इमरान को काफ़ी फासले पर पहुंच जाने के बाद एक बस मिल गई और वो बस में सवार होकर मेन मार्केट स्टॉप पर उतर आया। मेन मार्केट से अब वो इत्मीनान से कहीं भी जा सकता था, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया कि वो जल्द से जल्द इस मिशन को मुकम्मल करेगा, क्योंकि जिस अंदाज में उनकी इस कोठी को घेरा गया और जान कार्लोस की वहाँ मौजूदगी के बावजूद उस पर मिसाइल फायरिंग की गई, उससे इमरान ने अंदाज़ा लगा लिया कि अब आने वाला हर लम्हा उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। इसलिए वो एक फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ गई। उसकी यही कोशिश होती थी कि वो मिशन के दौरान कोई सेलफोन या ट्रांसमीटर इस्तेमाल ना करे, क्योंकि सेलफोन और ट्रांसमीटर कॉल कभी भी ट्रेस की जा सकती थी। इसलिए वो इन हालात के लिए हर वक्त लिबास या खुफिया छोटी जेब में फ़ोन बूथ में इस्तेमाल होने वाले कार्ड रखता था। उसे इस बात का इत्मीनान था कि उनकी तलाशी के दौरान सिर्फ असला वगैरह और कागजात निकाल लिए गए थे। जेब में कार्ड की मौजूदगी इस बात का सबूत था कि उसकी खुफिया जेब की तलाशी ना ली गई थी।
उसने कार्ड फोन बूथ के मखसूस खाने में डालकर उसे प्रेस किया, फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। शार्टन क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। शार्टन क्लब में मौजूद है या नहीं? इमरान ने मुकामी लहजे में कहा। यस सर, वो अपने ऑफिस में मौजूद है। आपका नाम? दूसरी तरफ से कहा गया। मेरा नाम माइकल है, मैं नाराक से जहां आया हूं। इमरान ने कहा। तो क्या मैं बात कराऊं आपके बॉस से? लड़की ने कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं मुलाकात के लिए आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर केडल पर रखकर उसने कार्ड निकालकर जेब में डाला, फिर पैदल ही आगे बढ़ता चला गया। शार्टन क्लब चूंकि मेन मार्केट से बाहर इतने फासले पर था कि वो पैदल वहां पहुंच सकता था, इसलिए वो खामोशी से पैदल चलता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो शार्टन के क्लब में मौजूद था। इमरान ने दरवाज़ा खोला और अंदर हाल में दाखिल हो गया। हाल में हादसा रश था, लेकिन वहाँ का माहौल बहरहाल इंतहाई पुरसुकून था। इस पुरसुकून माहौल से ये जाहिर होता था कि शार्टन क्लब आला तबके के लिए मखसूस है। दाएं तरफ बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे दो लड़कियां सर्विस देने में मसरूफ थी। इमरान काउंटर की तरफ जाने की बजाय लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुका था। उसे मालूम था कि क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर शार्टन का ऑफिस दूसरी मंजिल पर है। लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचकर वो ऑफिस में दाखिल हुआ। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसकी एक साइड में शीशे का दरवाजा था, जिसके बाहर बाकायदा काउंटर था जिसमें एक लड़की सामने फोन रखे बैठी हुई थी। वहाँ सोफों पर दो मर्द और तीन औरतें भी मौजूद थी। इमरान उस लड़की की तरफ बढ़ गया। यस सर, लड़की ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। इमरान एक्रीमियन मेकअप में था। मेरा नाम माइकल है, मैं नाराक से आया हूँ, मेरा ताल्लुक भी क्लब बिजनेस से है। शार्टन से एक ज़रूरी मुलाकात करनी है मेरे पास नाराक में उनके एक दोस्त की टिप मौजूद है, इमरान ने लड़की से मुहातिब होकर कहा। यस सर, तशरीफ रखिए, बारी आने पर आपको कॉल कर लूंगी, लड़की ने मोदबाना और हालिस कारोबारी लहजे में कहा और सामने रखे हुए रजिस्टर पर उसने माइकल का नाम और बाकी तफसीलात लिख ली। इमरान वापस मुड़ा और एक साइड सोफे पर बैठ गया। शार्टन से उसके इस वक्त के ताल्लुकात थे जब शार्टन नाराक में क्लब का बिजनेस करता था, फिर वो एक खौफनाक सिंडिकेट के चक्कर में फंस गया। इमरान ने वहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि शार्टन इस सिंडिकेट के खौफनाक टकराव से बच गया था। उसके बाद शार्टन नाराक से जहाँ आ गया। इमरान उससे पहले भी मदद दे सकता था, लेकिन उसने वहाँ बहुत से अफराद को रिजर्व रखा हुआ था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे काम ले सके और जैसा माहौल और ज़रूरत होती थी वो उसी के मुताबिक ज़राए इस्तेमाल करता था। इमरान को मालूम था कि शार्टन के ताल्लुकात एक इंतहाई खुफिया और इंतहाई फाल एक्रीमी मुखालिफ तंजीम प्रोग्राम के चीफ लोगासा से है, जिसे तंजीम में ब्लैक मैन के नाम से पुकारा जाता था। ये लोग एक्रीमियन ही थे, लेकिन उनका ताल्लुक स्याह फाम अफराद से था जो स्याह फाम एक्रीमियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके फलाह के लिए काम करते थे। उन्हें सफ़ेद फाम हुक्मरानों की तरफ से दी जाने वाली तकलीफ़ों और परेशानी से महफूज रखने की कोशिश में लगे रहते थे। सफ़ेद फाम एक्रीमियन जिनकी बड़ी तादाद आला हकाम में थी, ऐसी तंजीमों को कुचलने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से अक्सर उनकी और स्याह फाम तंजीमों की झड़पें होती रहती थी। उनमें सफ़ेद फामों का भी नुकसान होता था और स्याह फामों का भी, लेकिन दोनों अपने अपने कार्नर पर हमेशा डटे रहते, चूँकि उन इलाकों में सफ़ेद फामों की हुक्मरानी थी, इसलिए स्याह फामों की ना चल सकती थी। इस बात को लेकर उन स्याह फामों ने तंजीमें बना ली और ये हमेशा सफ़ेद फामों से बरसरे बेकार रहते थे। खासतौर पर फ्लारिया का माहौल ऐसा ही था और इमरान ने शहर में दाखिल होते ही देख लिया कि वो अपने साथियों के साथ एक बार फिर फ्लारिया ही में मौजूद था। इमरान ब्लैक मैन से कई बार पहले भी मिल चुका था, लेकिन ये मुलाकातें नाराक में हुई थी, जहां ब्लैक मैन अक्सर हसूस असलहा के हसूल और उसे तंजीम तक पहचानने के लिए आता जाता रहता था। इमरान को मालूम था कि अगर ऑफिस में बैठे शार्टन को मालूम हो जाए कि इमरान आया है तो वो यकीनन खुद उसके इस्तकबाल के लिए बाहर आ जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात में इमरान अपने आप को इस तरह जाहिर न करना चाहता था, इसलिए वो खामोश बैठा अपनी बारी का इंतजार करता रहा। इमरान ने अपने मिशन मुकम्मल करने के लिए ट्रोंगम से मदद हासिल करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इस काम एजेंसी के बेशुमार ग्रुप उसके और उसके साथियों के मुकाबले आ गए थे, जो उन्हें हर सूरत में हलाक करने के लिए खौफनाक कार्रवाइयां करना शुरू हो गए थे। इसलिए इमरान ने यही फैसला किया कि वो अब ब्लैक मैन से ही काम लेगा। ब्लैक मैन की तंजीम ट्रोंगम से उसने आज तक कोई काम ना लिया। गो ब्लैक मैन ने कई बार उसे ऑफर की थी, लेकिन इमरान को उसकी ज़रूरत ही ना पड़ी थी। तशरीफ लाइए जनाब, बॉस आपके मुंतजिर हैं। अचानक काउंटर के पीछे बैठी हुई लड़की की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान अपनी सोचों के दायरे से निकला और शीशे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। छोटी सी राहदारी से गुजरकर वो एक खासे बड़े और इंतहाई शानदार अंदाज में सजे हुए ऑफिस में दाखिल हुआ तो बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे बैठे अधेड़ उम्र शार्टन ने गौर से इमरान की तरफ देखा और फिर उठकर खड़ा हो गया। मेरा नाम शार्टन है, तशरीफ रखें, शार्टन ने कारोबारी अंदाज में कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। मेरा नाम माइकल है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफिया करके मेज की दूसरी साइड पर कुर्सी पर बैठ गया। जी हाँ, मुझे मेरी सेक्रेटरी ने बताया है और उसने ये भी बताया कि आप नाराज से मेरे किसी खास दोस्त के हवाले से तशरीफ लाए हैं। बहरहाल फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, शार्टन ने मखसूस कारोबारी लहजे में कहा। ऑफिस से तो अंदाज़ा हो रहा है कि आपका बिजनेस यहाँ फ्लारिया में खासा अच्छा जा रहा है। हालांकि मुझे प्रिंस ऑफ डम्प ने बताया था कि फ्लारिया जैसे छोटे इलाके में आपके क्लब का बिजनेस खासा कमज़ोर चल रहा है। इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन अधेड़ उम्र शार्टन इमरान की बात सुनकर बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? आपने क्या नाम लिया?
प्रिंस प्रिंस ऑफ ढम? शानदार, शार्टन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, जी हाँ मैंने यही नाम लिया, लेकिन क्या ये प्रिंस ऑफ ढम कोई खतरनाक मुजरिम है जो आप इस तरह चौंक पड़े हैं? हालांकि वो बेचारा तो बड़ा मासूम, सीधा साधा सा और इंतहाई बेजरर किस्म का आदमी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो आपको यहाँ प्रिंस ने भेजा है? फरमाइए फरमाइए भैया, हुक्म दे। प्रिंस ऑफ ढम की हाथी तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रिंस ऑफ ढम की वजह से ही हूँ, शार्टन ने कहा। बहुत खूब, आप जैसे आला ज़र्फ आदमी इस दुनिया में भी मौजूद है। हैरत है, बहरहाल प्रिंस ऑफ ढम को कम अज कम ये उम्मीद ना थी कि आप जैसे मेहरबान आदमी इस तरह की बात उसके लिए करेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या मतलब? कौन है आप? मुझे बताइए प्लीज, जल्दी बताइए, कहीं आप तो प्रिंस नहीं? शार्टन ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा। कभी हुआ करता था मैं भी प्रिंस, लेकिन अब तो मैं एक आम सा आदमी हूँ और इस आम आदमी को माइकल कहते हैं, इमरान ने इसी बार अपने असल लहजे में कहा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके साथ ही उसकी वापसी की शिद्दत से मुंतजिर होंगे, इसलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनते ही शार्टन उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान की तरफ देखने लगा। तुम प्रिंस हो? ओ प्रिंस, तुम और इस अंदाज में? शार्टन ने उछलकर खड़े होते हुए कहा और उसके साथ ही वो तेजी से मेज के पीछे से निकला। अरे मेरा कोई कसूर नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रिंस नहीं माइकल हूँ। इमरान ने उठकर इस तरह घबराए हुए लहजे में कहा जैसे शार्टन उसे मारने के लिए आ रहा हो, लेकिन शार्टन उससे इस तरह लिपट गया जिससे सदियों से बिछड़े हुए दोस्त मिलते हैं। अरे अरे मेरी पसलियाँ, अरे वाकई तुम्हारा बिजनेस अच्छा जा रहा है, मगर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, इमरान ने भींचे भींचे लहजे में कहा। तो शार्टन बेइख्तियार खिलखिलाकर हंसते हुए पीछे हटा। एक मिनट, मुझे बस एक मिनट दो प्रिंस, मैं भी अपनी बाकी सारी मुलाकातें कैंसिल कर दूं, शार्टन ने वापस मेज की तरफ बढ़ते हुए कहा। अरे अरे ऐसा ना करना, मुझे जल्दी है, फिर इत्मीनान से बात होगी, मुझे वाकई इंतहाई जल्दी और हालात भी हाथ से संगीन है, इमरान ने कहा। तो शार्टन के चेहरे पर यकलखत इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। और ठीक है, मुझे बताओ क्या मसला है प्रिंस? शार्टन ने वहाँ साथ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मुझे ब्लैकमैन से बात करनी है, इमरान ने कहा। तो शार्टन उछल पड़ा। ब्लैकमैन? और लेकिन, शार्टन ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा, मुझे उसका नंबर और कोड दे दो, मैं पब्लिक फ़ोन बूथ से कर लूँगा, लेकिन मसला सीरियस है, इसलिए मेरा उससे फौरी बात करना ज़रूरी है, इमरान ने कहा। ओह अच्छा ठीक है प्रिंस, आप जानते तो हैं यहाँ के हालात, यहाँ पर हमारे सारे फ़ोन बाकायदा चेक होते हैं, मुझे बस इसी बात से घबराहट थी, शार्टन ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। कोई बात नहीं, तो मुझे उसका स्पेशल नंबर बता दो बस, इमरान ने कहा। तो शार्टन ने जल्दी से फ़ोन नंबर बता दिया। उससे बात करने का कोई कोड? इमरान ने कहा। तो ब्लैकमैन से बात करने के लिए खसूसी कोड बता दिया। अब एक और काम करो, मुझे कुछ रकम भी चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शार्टन ने कोट की जेब से भारी मालियत के नोटों की गड्डी निकाल कर इमरान के सामने रखी। मजीद चाहिए तो मैं साफ से निकाल लाता हूँ, शार्टन ने उठते हुए कहा। नहीं यही बहुत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शार्टन बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान ने गड्डी उठाकर जेब में डाली, फिर मुसाफिहा के लिए हाथ बढ़ाया। पहले जल्द ही दोबारा मिलने का वादा करे, शार्टन ने कहा। बस दुआ करो, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, गुड बाय, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही वो तेजी से मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो बाहर से निकलकर पैदल चलता हुआ एक तरफ मौजूद पब्लिक फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। उसने जेब से कार्ड निकालकर उसमें डाला और फिर रिसीवर उठाकर उसे शार्टन के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस डिलाइट सेंटर। राब्ता कायम होते ही एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। कोल्डमैन से बात कराए, मैं प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। मिस्टर कोल्डमैन? ओ नहीं जनाब, जहाँ इस नाम के कोई साहब नहीं, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। हालांकि मुझे मिस्टर क्रांस ने बताया था कि वो यहाँ ही मिलते हैं, इमरान ने कोड के मुताबिक जवाब देते हुए कहा। ओ नहीं जनाब, रियली वेरी सॉरी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो यहाँ नहीं होते, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा तो फिर मिस्टर क्रांत ने होंगे, उनसे बात करा दे, वो भी यहाँ से चले गए हैं, आप उनकी रिहाइश जगह पर बात कर लें, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, उनका नंबर दे दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया और इमरान ने शुक्रिया अदा करके केडर प्रेस किया और फिर टोन आने पर उसने दूसरी तरफ से बताए हुए नंबर्स उल्ट कर प्रेस करनी शुरू कर दी, क्योंकि कोड यही था कि जो नंबर बताया जाए उसे उलट दिया जाए। ब्रास डेयरी। राब्ता कायम होते ही एक और निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर ज़ारा टेलर से बात करा दें, इमरान ने कहा। आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। रिचर्ड बोल रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया। ओके होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो ज़ारा टेलर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अलेक्जेंडर कॉलोनी का रिचर्ड बोल रहा हूँ, मिस्टर ज़ारा टेलर उर्फ रेड लाइन, इमरान ने कहा। ओ एक मिनट होल्ड करें, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। हेलो मिस्टर रिचर्ड, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद बदली हुई आवाज़ में कहा गया। ना सिर्फ लाइन पर हूँ बल्कि सर के बल खड़ा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। फ़ोन से, लेकिन बिल मुशाफा, मुलाकात का वक्त नहीं मेरे पास, कोई ऐसा नंबर बता दो जहाँ से अलेक्जेंडर कॉलोनी के लिए ज़रूरी खरीदारी की जा सके और उसे बता भी दो ताकि मैं हेलो हेलो ही ना करता रह जाऊँ, फिर तफसील से मुलाकात होगी, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, नंबर नोट करें और 10 मिनट बाद वहाँ फ़ोन करें, अलेक्जेंडर कॉलोनी का हवाला ज़रूर दे दें, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही उसने एक नंबर बता दिया। शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर उसने कार्ड निकाल कर जेब में रखा और आगे बढ़ गया।
फिर तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा वक्त तक चलने के बाद वो एक और पब्लिक फ़ोन बूथ पर रुका और उसने जेब से कार्ड निकाल कर उसके मखसूस खाने में डाला और रिसीवर उठाकर बताए हुए नंबर प्रेस करने लगा। ब्लैक सी शिपिंग कंपनी। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अलेक्जेंडर कॉलोनी का रिचर्ड बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या मुझे आपसे शर्फ मुलाकात का मौका मिल सकता है, लेकिन जल्दी, इमरान ने कहा। यस सर, आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पूछा गया। मेन मार्केट की 3rd रोड से, यूनिवर्सल माल प्लाजा के सामने से, इमरान ने सामने मौजूद एक बोर्ड पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। ओ यस सर, आप वहीं फ़ोन बूथ के करीब ठहरे, मैं पहुंच रहा हूँ। और हाँ, अपनी कोई खास निशानी बता दें, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने उसे अपने लिबास के बारे में बता दिया। ओके, मैं पहुंच रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और कार्ड निकालकर वापस जेब में डालकर वो एक तरफ हटकर इस अंदाज में खड़ा हो गया जैसे उसे किसी का इंतजार हो। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद एक स्याह रंग की कार उसके सामने आकर रुकी और खिड़की से एक नौजवान ने सर बाहर निकाला। ब्लैक सी, उस नौजवान ने कहा। अलेक्जेंडर कॉलोनी से रिचर्ड, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा।